पेज सर्कुलेट कर दीजिएगा अटेंडेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक था इम्यूनिटी कोगुलेशन पे, सॉरी। एक पेज सर्कुलेट कर दीजिएगा। जी दिया जी। हाँ जी, हमने कोगुलेशन पढ़नी थी। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन मसला ये था कि उस लेक्चर से कुछ रिकॉर्डिंग अगर मैं उसकी प्रॉपर करता तो कम से कम वो 2.5 घंटे का लेक्चर बनता, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं। और अभी अब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने उसे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है वो मैंने कोशिश की थी कि मैं उसे उस तरह रिकॉर्ड करूँ जैसे मैं नोट पैड पर पहले रिकॉर्ड करा था, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम। असाइनमेंट जो है आप लोगों की, आप लोगों में से कोई एक बच्चा कलेक्ट करेगा, एक पेज लेगा, उस पेज के ऊपर उनके नेम्स लिख लेंगे आप लोग जिनकी असाइनमेंट्स यहाँ पे कलेक्ट हो गई हैं। जो लेट जमा करवाएंगे मैं उसके ऊपर लेट लिखूंगा और मैं उनका नंबर काट दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब जहां तक बात है, हमने आज हमारा जो टॉपिक है नया स्टार्ट करने लगे हैं, वो कोगुलेशन है और क्लॉटिंग है। सबसे पहले एक वर्ड है जो आप बार बार पढ़ोगे, उसको कहते हैं हीमोस्टेसिस। एक होमियोस्टेसिस है, पहले पढ़ने के लिए, ठीक है। होमियोस्टेसिस तो ये है कि ब्लड के सारे वाइटल्स हैं उनको मेंटेन रखते हैं, वो बॉडी कितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है। 4 वाइटल्स पे आप जिंदा हैं, टेम्परेचर पे आप, रेस्पिरेटरी रेट पे आप जिंदा, ठीक है। आप हार्ट बीट पे, पल्स कहते हैं, उस पे आप जिंदा, ठीक है। और ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर पे, ये 4 वाइटल्स आपके मेंटेन है, होमियोस्टेसिस मेंटेन है, आप जिंदा हैं, ठीक चलता रहेगा। इनसे कुछ भी डिस्टर्ब होगा, प्रॉब्लम जनरेट। ऑब्वियसली सेंट्रली कंट्रोल्ड, बहुत सारी चीजें सेंट्रली कंट्रोल्ड, रेस्पिरेटरी रेट सेंट्रली कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर सेंट्रली कंट्रोल्ड है, ब्रीथिंग पैटर्न सेंट्रली कंट्रोल्ड है, सारा कुछ ब्रेन सेल में होगा। फिर एक वर्ड है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस, स्टेसिस वर्ड हमेशा वहां यूज होता है जहां पे स्टॉपेज हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम ये कहते हैं कि एक जगह पे कोई, जैसे माइट्रल स्टीनोसिस है, माइट्रल वेल्व है, उसका स्टीनोसिस हो गया, ये दरवाजा है, इसमें से 20-25 लोगों ने गुजरना था एकदम। जैसे मस्जिद में आपने कभी देखा है कि मस्जिद लड़के हैं या कभी कोई खवातीन ने कोई अटेंड की हो कोई गैदरिंग, तो एकदम जब सारे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं हॉल से, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं दरवाजे पे। वो उन लोगों का उस दरवाजे पे स्टेसिस हुआ, ठीक है। वो सारे के सारे एक जगह पे आके रुक गए। इसी तरह ही जब ब्लड के सेल गुजरने की कोशिश करते हैं उस बंद जगह से, उस स्टीनोज्ड वेल्व से जब गुजरने की कोशिश करते हैं, वो सारे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वहां पे इकट्ठे होते हैं तो उनका स्टेसिस शुरू हो जाता है, और फिर उनमें एक क्लॉटिंग एबिलिटी है। और जब इकट्ठे होते हैं तो उनमें एक कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन है, वो एक्टिवेशन होती है और वहां पे छोटे छोटे लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में अगर ब्रेन में चले जाए तो स्ट्रोक हो जाए। इसी तरह कई डिजीजेस आगे आगे आप पढ़ोगे, इसमें आप स्टेसिस को बहुत जरूरी है पढ़ोगे। जहां तक बात है, सबसे पहले कभी ब्लीडिंग होती है, कंसील्ड ब्लीडिंग, छोटी छोटी वेन्यूल्स हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज हैं। मैं यहाँ पे जोर से अगर कोई चीज हिट भी कर दूं, आपको ज्यादा पेन ना हो सकता है नीचे पता नहीं कितनी वेन्यूल्स फट, कितनी कैपिलरीज में ओजिंग स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन आपको कभी पता नहीं चले, ठीक है। नवाज शरीफ जो इस टाइम उसको जो सब बीमारी हुई थी, उसने कहा था कि हम उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, मींस उसके प्लेटलेट्स बहुत कम है। तो उससे क्या हो रहा था, उसे कहा जा रहा था कि आप शेप भी ना करें। क्यों ना करें? ये जो सबसे पहली माइन्यूट ब्लीडिंग होती है, इसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम आते हैं। सबसे पहला काम किसी ब्लीडिंग को बॉडी में रोकने की कोशिश करना प्लेटलेट्स का काम। कैसे रुकता है वो सारी बात आगे करते हैं, काफी लंबा चलेगा ये लेक्चर, आप तो गौर से सुनते रहिएगा। प्लेटलेट्स का काम है कि वो आए और वो रोके और वहां पे एक प्लग बनाए, एक चीज बनाए जिससे वो ऊपर से बंद हो जाए, स्टॉन्चिंग हो जाए। वेसल के ऊपर सनी प्लास्ट लगा, ठीक है। वो सबसे पहला सनी प्लास्ट लगाना, वो प्लग लगाना, जिसको हम अपनी टर्म में, मेडिकल टर्म में प्लग कहते हैं। हम कहते हैं कि वो प्लेटलेट्स आते हैं और वो प्लग कर देते हैं,
उस ब्लीडिंग को। इसका एक्चुअल वर्ड भी प्लेटलेट प्लग ही है। क्या सबसे पहला काम होगा प्लेटलेट प्लग। इससे पहले भी कुछ काम होगा जो आप बुक्स में पढ़ोगे, जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन नेचुरल, ठीक है, नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब वहां पे कहीं ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वहां पे यूं होता है, छोटी सी वेन्यूल है, ठीक है, ये उसकी टोटल आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक, ये छोटी सी वेन्यूल है, यहाँ पे अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आ जाओ यार, इसको दे रहा हूँ, क्या टाइम हो गया, 8-10 से बंद है। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग है, कंस्ट्रिक्शन होगी, ये जो वॉल है ये यहाँ पे इसके साथ आ जाएगी और इसको ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर देगी और बंद करने की कोशिश करेगी। ये वॉल अपने आप को उस ब्लीडिंग वाली जगह पे, उस ब्लीडिंग सोर्स पे लाके अटैच करेगी, उसे बंद करने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये दो दो यहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, ये दूसरी वॉल थी, उस आर्टिक्यूल की, उस वेन्यूल की, कैपिलरी की, वो वापस अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करेगी और उसके ऊपर अटैच करने की कोशिश करेगी ताकि यहाँ से ब्लीडिंग निकले, यहाँ से बंद हो जाए। आपने कभी देखा नहीं है, आप यहाँ पे कोई चीज होगी, किसी बच्चे को खून निकलता है, फौरन उस पर हाथ रखते हैं, अगर कभी सोचा वो कैसे जाता है, वो कैसे प्लग हो जाता है, वो कैसे क्लॉट हो जाता है, वो कैसे वहां पर ब्लीडिंग खत्म हो जाती है। पहला काम वहां पे आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आप अंदर से वेन्यूल्स निकाल निकाल के तो हाथ नहीं रख सकते, अल्लाह ताला की तरफ से ये प्रोसीजर रखा गया है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। इसके दो रीजन है, एक तो ये भी, एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन है, आगे इसकी सेकंड बात करेंगे कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और क्यों होती है। अच्छा, सबसे पहला काम तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया। तो फिर सबसे पहला जो ब्लीडिंग सोर्स को खत्म करने का जो काम है, मैंने अभी आपसे बात की कि प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स जो है वो माइन्यूट ब्लीडिंग, छोटी छोटी ब्लीडिंग, छोटी छोटी ब्लीडिंग, अगर सुपरफिशियल ब्लीडिंग जो है उनके बारे में कहा जाता है कि सुपरफिशियल ब्लीडिंग प्लेटलेट डिफेक्ट की वजह से हो। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ के आए हो ना, प्लेटलेट्स हो गए तो पीनिया उसकी कमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, प्लेटलेट्स जो है उनकी कमी की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। सर आ ही जाए, बार बार वो इंटरप्ट हो रहा है लेक्चर, आज बेटा आज बैठ जाओ। तो फिर सबसे पहला काम ये है कि आपने ब्लीडिंग, उसको जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए प्लेटलेट्स को हायर किया जाता है, उसको रिक्रूट किया जाता है। उसको रिक्रूट करने वाला जो सोर्स है, मेरे पता नहीं इसका ये वर्ड आपके उसमें यूज हो ना हो, ना हो तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। वॉन विली ब्रेंट फैक्टर, ये एक ब्रिज है, ये एक फोन कॉल है जो करता है प्लेटलेट्स को, देखो ये डैमेज हुआ, जनरल मैं ये कहता हूँ एक गूगल कर रही है, गली से बार बार गुजर रही है, मेरे किस काम की है? प्लेटलेट्स ब्लड में गुजरे जा रहा है, मेरे किस काम का है? जब तक कि मैं उसे कहूंगा नहीं कि मुझे फिट करो और वहां छोड़ के आओ, उसको बुलाने के लिए कि मुझे फिट करो, आपको वॉन विली ब्रेंट फैक्टर की जरूरत है। वॉन विली ब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट्स को कहता है इधर आओ, ये देखो यहाँ पे ब्लीडिंग सोर्स है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और यहाँ पे, अच्छा वॉन विली ब्रेंट फैक्टर को कैसे पता चलता है? जो वहां पर वेसल डैमेज होगी, सब एंडोथेलियल सेल डैमेज होगी, ऑब्वियसली वहां पड़ेंगे, जब वो डैमेज होंगे और कोलेजन एक्सपोज होगा ब्लड के सामने, तो फिर वो जो कोलेजन एक्सपोजर है वो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स को पुश करेगा कि आप वॉन विली ब्रेंट फैक्टर रिलीज करें और प्लेटलेट्स को बुलाएं, यहाँ पे यहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। वो कोलेजन एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम वॉन विली ब्रेंट फैक्टर को लेकर। अच्छा, वॉन विली ब्रेंट फैक्टर, फैक्टर 5 डेफिशिएंसी के बहुत सारा रीजन है। वॉन विली ब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी पे कई लोगों को इनहेरिटेड डिजीज है कि उनमें ये नहीं होता, ब्लीडिंग होती है। पहले तो ये बात होगी, तो हमने ये कहा कि प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो फिर हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, प्लेटलेट्स नहीं होंगे, ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा। प्लेटलेट प्लग कैसे बन रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम पूरा प्लग फिर रहा है पूरी बॉडी में, आएगा ठा लग जाएगा खत्म हो जाएगी बात। छोटी सी माइन्यूट ब्लीडिंग है, वहां पे प्लग बनाने के लिए आपको बार बार प्लेटलेट्स को हायर करते रहना है कि भाई आप ब्लीडिंग रुकती गई और आ जाओ, नहीं रुक रही और आ जाओ, करते 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 पूरा प्लग बन जाएगा और वहां पे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा पहले तो आ गया प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स आके अटैच होते हैं। आपने बताया कि प्लेटलेट्स को बहुत स्मॉल अमाउंट्स की प्लेट करती है ना, मतलब वो स्मॉल अमाउंट वहां पर प्लेटलेट्स होते हैं और डार्क मतलब ज्यादा ब्लीडिंग हो तो फिर तो मैंने ज्यादा या कम ब्लीडिंग की भी बात की, आपने अपनी कहा कि ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो मैंने ज्यादा ब्लीडिंग की बात
वर्ड यूज किया नहीं, है ना? तो फिर ज्यादा या कम की भी बात है। अभी बात हो रही है सिंपल वेन्यूल, बार बार वेन्यूल्स कैपिलरीज, वेन्यूल्स के ना आर्टरी जो नाम दिया ना वेन का नाम। आर्टीरियल ब्लीडिंग ज्यादा ब्लीडिंग होती है, आर्टीरियल छोटी सी ब्लीडिंग कम। ठीक है, अभी पूरा लेक्चर सुन लो, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मैं भी ज्यादा ब्लीडिंग पे नहीं हूँ, ज्यादा या कम ब्लीडिंग की बात मैं नहीं कर रहा आपसे। मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, गौर कीजिए। वेन नहीं कह रहा, वेन्यूल कह रहा, आर्टरी नहीं कह रहा, आर्टीरियल कह रहा। ठीक है, आर्टीरियल छोटी जो ब्लीडिंग्स है, माइन्यूट माइनर ब्लीडिंग। प्लेटलेट्स आएंगे, प्लेटलेट आके वहां पे अटैच, वॉन वेली ब्रांड मेकर ने ब्रिज बना दिया और ब्रिज बनाने वाले में यहाँ पे जो प्लेटलेट एक्सपोज है उसके ऊपर जाके वो अटैच हो जाएंगे। जब वो अटैच होंगे तो उनकी एक्टिवेशन, और उनकी एक्टिवेशन के लिए जब वो अटैच होते हैं तो अपने आप की एक्टिवेशन कहते हैं, जिसका वर्ड भी प्लेटलेट एक्टिवेशन के नाम से ही यूज है। प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है और उस एक्टिवेशन की वजह से कुछ प्लेटलेट्स के अंदर सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो अपने आप को डीग्रेनुलेट करते हैं। ये वर्ड यूज नहीं होगा वैसे बता, ठीक है? और उसमें से कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। हो सकता है कि पूरी बात आप ना पढ़ो, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। वो जो रिलीज होंगे उनमें से सबसे पहले एडीपी रिलीज होता है और सेरोटोनिन रिलीज होता है। अच्छा, इन दोनों का काम है, इन दोनों का काम ये है कि ये जो प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि रिलीज हो रहे हैं, ये जो मेम्ब्रेन होगी प्लेटलेट्स की, उसकी कंफर्मेशनल चेंज लाएंगे। एंडोथेलियल सेल की भी कंफर्मेशनल चेंज लाएंगे। इनकी चेंजेस से वो रिसेप्टिव करेंगे उस एरिया को, ताकि वो और भी बाइंडिंग साइट जनरेट करे और प्लेटलेट्स को रिक्रूट करे। फर्दर प्लेटलेट्स को बुलाए, फर्दर प्लेटलेट्स की वहां पे वेलकम करने के लिए कोई सोर्स बनाए कि यहाँ पे अटैच कर दो, यहाँ पे अटैच कर दो, यहाँ पे अटैच कर दो। उसके लिए हम उसे कहते हैं, हमने प्लेटलेट एग्रीगेशन की। ठीक है, ये वर्ड यूज हुआ होगा आपको। प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहा है, आप करते नहीं हो यार, तुम्हारा कितना एग्रीगेट है, तुम्हारा कितना एग्रीगेट है, वो जो कलेक्शन है वो एग्रीगेट। ठीक है, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी और इस एग्रीगेशन के ट्रिगर दो थे, एडीपी एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स कब रिलीज हुए? जब प्लेटलेट एक्टिवेट हुए। वो एक्टिवेट कब हुए? जब वो जाके एक्सपोज हुए, कोलेजन एक्सपोज हुआ तो वो जाके अटैच हुए। वो अटैच कैसे हुए? वॉन विली ब्रांड फैक्टर ने अटैच किया। वॉन विली ब्रांड फैक्टर कहां से रिलीज हुआ? जब एंडोथेलियल सेल डैमेज हुए। एंडोथेलियल सेल कब डैमेज होंगे? जब आपकी वेसल की, ठीक है, जब आपकी आर्टरी ये वेन्यूल ये कैपिलरी। अच्छा, अब यहां तक तो हमारी प्लेटलेट प्लग की बात होगी। एक और बात की बात नहीं जाती है, इसके साथ साथ थ्रोम्बस Na2 का भी बहुत एक ऑक्साइड फैमिली से एक केमिकल मीडिएटर और है, प्लाज्मा प्रोटीन और है थ्रोम्बस Na2, वो भी रिलीज होता है। इसको भी आईडी होते हैं। थ्रोम्बस Na2 का ये काम है कि वो भी इसी तरह ही फर्दर एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को, फर्दर और ज्यादा अटैचमेंट करवाता है फर्दर प्लेटलेट्स की, बिल्कुल ऐसे उनकी कांटेक्ट एक्टिवेशन करवाता है। और जब वो एक्टिवेशन हो जाती है तो फर्दर प्लेटलेट वहां पर रिक्रूट होना शुरू हो जाते हैं। होता है कि ये एराकिडोनिक एसिड पे एक डिफरेंट एंजाइम जाके अटैच होता है और उस एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू थ्रोम्बोक्सिन A2। आगे मैं बात करूंगा कि डिफरेंट एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है और वो कुछ और बना देता है एराकिडोनिक एसिड से, रेदर देन दिस जो हम बात करें थ्रोम्बोक्सिन A2। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे लिखने की जरूरत नहीं है सर, अगर आपने सुन भी लिए अच्छे तरीके से तो आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम थ्रोम्बोक्सिन A2 पर हमने सबसे पहले वेसोकंस्ट्रिक्शन की बात की, हमने बात कर दी प्लेटलेट प्लग बन गया। अच्छा, प्लेटलेट प्लग जो बन गया, अब ये डिफरेंट सेल्स हैं। मैं ईंटें लगाता हूँ कहीं भी, क्या मैंने कभी आपने देखा कि सिर्फ ईंटों पर ही दीवार गई? आपने देखा उसके बीच में हम सीमेंट भी लगाते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, लीकेज को, कल को बारिश होगी तो कचरा टपकने लग जाए साइड से। उसके अंदर जो हमने कुछ चीजों को, हमारे पास कुछ नहीं है कि हम उसके अंदर लगा सकें, तो प्लेटलेट्स के अंदर एक और चीज है जिसको कहा जाता है कि वो क्लॉट रिट्रैक्शन की, प्लेटलेट रिट्रैक्शन की एक ताकत रखते हैं। वो रिट्रैक्शन क्या है? कि प्लेटलेट्स अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, सुकेड़ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स के पास। वो प्लेटलेट एक्टिन एंड मायोसिन के थ्रू अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ देते हैं, सुकेड़ लेते हैं, ताकि बीच में कोई छोटे छोटे सुराख ना रह जाए जहां से ब्लीडिंग हो सके, जहां से ब्लीडिंग निकल सके। ठीक है,
यहाँ तक, यहाँ बात आ गई। एक सोचने की बात है, आपको पता है कभी कि आप हार्ट, किसी को हार्ट है तो सबसे पहले हम कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग दी, लाइफ सेविंग ड्रग डायरेक्ट दो तरह के लाइफ सेविंग ड्रग, एक लाइफ सेविंग ड्रग स्ट्रेप्टोकाइनेस के नाम से आती है, जो कि पाकिस्तान में यूज हो रही है, उस पर ट्रेंड भी हो रही है पूरी दुनिया में। लेकिन हम बहुत पीछे पड़ रहे हैं, मैं जब मलेशिया में था वहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म कर दी थी उन्होंने नई तरह की ड्रग्स, क्योंकि उसका नुकसान ये है कि वो एक दफा दे दो, बंदा बच गया, दोबारा नहीं दे सकते, दोबारा दे देंगे तो ब्लीडिंग से मार, क्योंकि वो ब्लड को इतना चेक कर देगी कि अगर आपने ब्रेनुला को भी ऐसे लगाया तो वो ब्रेनुला लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब ब्लीडिंग से मर जाएगा, ब्लीडिंग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप एक्चुअली सारे जो फिब्रिनोजेन को वाइप आउट कर रहे हैं, प्लेटलेट्स को वाइप आउट कर रहे हैं, कोई क्लॉटिंग फैक्टरी बीच में नहीं छोड़ेंगे, ब्लीडिंग कहां से होगी, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, स्टेसिस नहीं हो पाएगा, स्टॉपेज नहीं हो पाएगी। अच्छा, वो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है या एंटीक्लेज के नाम से बाहर तो नई तरह की ड्रग्स आती है, वो एक्चुअली ये जो अगर हम देते इसलिए हैं ताकि क्लॉट जो बना हुआ है वो टूट जाए, और क्लॉट टूटेगा तो हार्ट को पूरी ब्लड मिलेगा, हार्ट को ब्लड मिलेगा तो हार्ट अटैक में जो मेरे पास पेशेंट आया हार्ट में, वो हार्ट अटैक से क्यों आया, क्योंकि उसका हार्ट इस्कीमिया है, हार्ट इस्कीमिया है, दैट्स व्हाई उसको एंजाइना हो रहा है, और उसको एंजाइना अगर बढ़ गया है तो उसका मतलब ये है कि उसको एट रेस्ट डीप पेन हो रहा है, वो मेरे पास चल के आके बैठ गया, वो बैठ के भी उसने हाथ पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसको प्रॉपर हार्ट, वो बैठ गया है, हार्ट अटैक खत्म हो गया, दैट मींस सिंपल एंजाइना, ठीक है, और हमारे पास बहुत टाइम है उसको बचाना। दूसरी तरह की लाइफ सेविंग ड्रग जैसे बता रहा हूँ उसमें तो आप डायरेक्ट एट्रोपिन हार्ट के अंदर देते हैं, हम बहुत देते हैं, जब पेशेंट पता चल जाए कि सीपीआर से भी नहीं बच रहा तो किस अब आगे बात लेके चलते हैं, हमने बात करी थ्रोम्बोसिन की टोपी, हमारा मेरा सवाल ये था कि अगर ये क्लॉट वहां पे नहीं रुकता, मैं ये कहता हूं कि ये देखो ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टीरियोल है, यहाँ पे क्लॉट है इतना, ठीक है, ये क्लॉट अगर बनता जाए, यहां भी बन जाए, यहां भी बन जाए, यहां भी बन जाए, यहां भी बन जाए, मतलब एक्टिवेशन होती रहे, वॉन विली ब्रेन फैक्टर प्लेटलेट्स को रिक्रूट करता रहे, मुसलसल रिक्रूट करता रहे, पूरी आर्टीरियोल ही बंद कर दे, तो आपको लगता है कि आपकी ब्रेन को सप्लाई मिलेगी, आपके ऑर्गन्स को सप्लाई मिलेगी, आपके हार्ट को सप्लाई मिलना ही खत्म हो जाएगी, सारी तो क्लॉटिंग, सारी तो क्लॉटिंग हो जाएगी, पूरी आर्टरी में क्लॉटिंग हो जाएगी, तो ये जो पेटेंसी है, यहाँ से जो ब्लड गुजर रहा था, यहाँ से जो ब्लड वो कहां से गुजरेगा, उसकी गुजरने की सिर्फ ये जगह बचेगी बस, बाकी सारी तो क्लॉटिंग हो गई। अल्लाह ताला ने इसलिए एक और प्रोसेस रखा है जिसमें इकोसामाइड फैमिली से ही अरेकिडोनिक एसिड पे एक डिफरेंट एंजाइम एक्ट करता है, वहां अरेकिडोनिक एसिड पे एंजाइम एक्ट करने से थ्रोम्बोसिन A2 रिलीज हो रहा था जो प्लेटलेट प्लग बना रहा था, लेकिन वो एंडोथेलियल सेल्स जो डैमेज नहीं है, वो एंडोथेलियल सेल्स जो डैमेज नहीं है, उनके जो मेम्ब्रेन के अंदर अरेकिडोनिक एसिड है, उन पे जब साइक्लोऑक्सीजिनेज, नहीं याद रखो कोई बात नहीं, बुक में लिखा हो देख, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा तो एक डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन निकलेगा, केमिकल मीडिएटर निकलेगा, वहां कौन सा निकल रहा था, उधर थ्रोम्बोक्सिन A2 निकल रहा था, ठीक है, यहां अगर एक्ट करेगा नॉर्मल, देखिए क्लॉटिंग सिर्फ, डैमेज ऊजिंग सिर्फ यहां पे, ठीक है, ऊजिंग क्लॉट सिर्फ यहां बनेगा, यहां क्लॉट बनने की कोई तुक नहीं है, यहां तो ऊजिंग नहीं है, वेसल ठीक है, ये देखो ये वेसल बिल्कुल ठीक है, यहां क्यों क्लॉट बने, यहां क्लॉट नहीं बनेगा, तो इधर के क्लॉट को रुकने के लिए, इस क्लॉट को इधर उधर फैलने से रोकने के लिए, यहां की जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे उनके ऊपर जब साइक्लोऑक्सीजिनेज, तो लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्ट करेगा तो वहां से हमें प्रोस्टाग्लैंडिन I2 रिलीज होगा इंस्टेड ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2, ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 वर्क्स एज ए वेसोडाइलेटर, ये वेसोडाइलेशन ड्रग, आपको मैंने कहा था जहां ऊजिंग होगी वहां वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, ये वेसो डायलेशन करवाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिर्फ वेसो कंस्ट्रिक्शन उस एरिया में होगी जहां क्लॉटिंग हो रही है, जहां प्लग बन रहा है, आसपास नहीं होगी, इसलिए ब्लड गुजरता भी रहेगा, आर्टरी टोटल ब्लॉक नहीं हो जाएगी। आप सोचें अगर टोटल ब्लॉक हो जाए, आपकी किडनी को 5 से 10 मिनट ब्लड नहीं मिलेगा ना, आप किडनी फेलियर में चले जाएंगे, एंड ऑर्गन फेलियर में चले जाएंगे, वेंटिलेटर में चले जाएंगे, ठीक है, एंड ऑर्गन फेलियर चला जाएगा, खत्म हो जाएगी अब किडनी, एक किडनी शट डाउन होगी, आहिस्ता 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 हेपेटोरेनल सिंड्रोम होगा, लिवर इंसल्ट होगी, एक लिवर इंसल्ट होगा, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी किडनी इंसल्ट होगी, दूसरी किडनी इंसल्ट होगी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी शट डाउन होना शुरू, ठीक है। तो फिर इस प्रोसेस को बचाने के लिए क्लॉटिंग भी होती रहे और ब्लड भी पहुंचता रहे, ये ना हो कि पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए,
उसके बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरा निजाम रखा है कि आसपास वाले जो नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको कहोगे वो फौरन से साइक्लोहेक्साजिनेज के थ्रू आप PGI2 निकाले, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 निकाले, प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं इसको, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 निकलेगा विद द हेल्प ऑफ निट्रिक ऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ निट्रिक ऑक्साइड वेजोडाइलेट कर देगा बाकी एरिया। सिर्फ क्लॉटिंग में वेजोकंस्ट्रक्शन होगी, बाकी वेजोडाइलेशन होगी और ब्लड चलता भी रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको अगर कोई सवाल करे कि भाई वहां पे क्लॉटिंग हो गई है, तो हम तो जब हार्ट अटैक का पेशेंट आता है हम उसके क्लॉट्स को तोड़ते हैं आर्टिफिशियली, आप कह रहे हैं कि वहां पे क्लॉटिंग हो रही है। आप ये बताएंगे उनको कि जब नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें ऐसा नहीं होता। नॉर्मली अल्लाह ताला ने साइक्लोऑक्सीजनेज के थ्रू PGI2 भी रखा हुआ है जो आसपास वेजोडाइलेशन करवाता है, क्लॉट फैलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में ही क्लॉट फैल जाएगा और पूरी बॉडी शट डाउन हो जाएगी और ब्लड कहीं पहुंचेगा ही। ओल्ड एज में अब एक सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर इसको बंद कर दो, सवाल ये बनता है कि इसको लॉक कर दो, कोई आएगा, बोल के आ गया कोई और आ जाओ बेटा, बंद कर दो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे आ जाओ, शाबाश। ये मजे ऑनलाइन के। चलो चलो, अच्छी बात है, मिस तो नहीं कर रहे। बाहर खड़े होके ऑनलाइन ले रहे थे, डायरेक्ट आवाज सुन रहे थे और वीडियो देख रहे थे। चलो ठीक, अच्छा। तो फिर लेकिन ये है कि ओल्ड एज में ऑब्वियसली कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, ब्लड भी डिस्टर्ब होता है, ये प्रोसेस भी डिस्टर्ब होते हैं, C9 लेट्रोफिटी होती है, वेन्यूल्स भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, छोटी छोटी इंजरीज की सवियर हो जाती हैं बड़ी जल्दी। और फिर वहां पे कुछ फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं, वो कभी बाद में पढ़ोगे, थ्रोम्बस बनता है और एम्बोलाए बनता है, और वो बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। उसके लिए फिर आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज देना पड़ता है। साइक्लोहेक्साजिनेज, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। एक और बात जो मैंने पहले की थी, मैंने कहा था वेजोकंस्ट्रिक्शन की, तो एक तो वेजोकंस्ट्रिक्शन ऐसे हो गई, दूसरा एक फायदा है वेजोकंस्ट्रिक्शन का। यहाँ जो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ये जो करीब आ जाएंगी और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, आप उससे ये अंदाजा लगाएं वो क्यों हो रही है। यहाँ पे अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो वो इसलिए हो रही है ताकि ब्लड कम पहुंचे इस स्पेसिफिक एरिया में। अगर मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे छोटी छोटी वेन्यूल सप्लाई कर रही थी, मैं इनको कंस्ट्रक्ट कर देता हूं, मैं इनको बंद करने की कोशिश करता हूं, अल्लाह ताला की तरफ से वो बंद हो रही हैं, जहां क्लॉटिंग हो रही होती है, मैंने अभी आपसे कहा वहां वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। अगर वहां पे वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रही है तो ब्लड कम पहुंचेगा। अगर उस साइट पे जहां ऊजिंग हो रही थी ब्लड कम पहुंचेगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, सीधी सी बात, हेमरेज कम हो जाएगा। देखें, आपने पाइप टैप खोला, आप कर रहे हैं, आप पानी मार रहे हैं, आप टैप को बिल्कुल कम कर दें, उसका प्रेशर बिल्कुल कम कर दें, पानी कम पहुंचेगा, आप कम पानी छिड़का सकते हैं, कम पानी फेंक सकते हैं। हमने ये किया है कि हमने इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, हमने पाइप को छोटा कर दिया, तो पानी भी कम आ रहा है। इसी तरह पाइप को जब हम कम कर देंगे तो फिर वहां पे ब्लड भी कम आएगा, ब्लड कम आएगा तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हमने तो ब्लीडिंग रोकनी है किसी ना किसी तरह, तो प्लेटलेट प्लग भी आ गया और हमने वहां पे तो ब्लड सप्लाई को भी कम कर दिया, हमने दोनों चीजें कम करके ब्लीडिंग, मेन मकसद हमारा ब्लीडिंग रोकना। एक बात तो यहाँ पे प्लेटलेट की बात यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है, प्लेटलेट्स ये हैं। और इस तरह से आपको बुक्स में इस तरह से बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें लिखी हुई होंगी, बहुत कुछ मैंने बीच में छोड़ा भी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा, लेकिन अगर आप इतनी बात भी याद रखो तो लिटरली ये जो बातें आपको अगर याद रहेगी तो आप बहुत सारे लोगों से अगर इस बात पे बहस करें तो उनको ये बातें नहीं पता होंगी इस तरह, ठीक है। अब तो आप बता सकते हैं कि सबसे पहले प्लेटलेट, इसलिए नवाज शरीफ को ये कहा गया था कि तुम शेव वेव मत करो, क्योंकि वो करेगा तो माइन्यूट शेव करते हुए, देखें शेव करते हुए कोई बड़ी ब्लीडिंग नहीं है, छोटी सी स्किन फेयर होगी, हाँ, सिर्फ हल्की हल्की एंडोथेलियल सेल हल्की हल्की डैमेज होंगे, लेकिन अगर वो छोटे से एंडोथेलियल सेल से इतनी सी भी ब्लीडिंग होगी तो वो रुकेगी नहीं, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स था। दैट्स व्हाई उसे कहा गया था कि आपने शेव नहीं करनी, आपने ब्रश नहीं करना, आप ब्रश करेंगे आपको गम डैमेज होगा, जिंजिवल ब्लीडिंग होगी। तो प्लेटलेट, इस बात से हमें क्या पता चला, प्लेटलेट एसोसिएटेड जितनी ब्लीडिंग्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती है, माइन्यूट जगहों से हो रही होती है। जो बड़ी जगहों से ब्लीडिंग हो रही होगी उनको ये नहीं रोकता, उनके लिए अब एक चीज आने लगी है जो उनको रोकती है। और अगर बहुत एक्सटेंसिव हो, इतने आपके पास सेल्स नहीं पड़े हुए सारे जगहों पे ब्लीडिंग, थोड़ी थोड़ी जगहों पे ब्लीडिंग हो और मॉडरेट ब्लीडिंग हो, तो उसको रोकने के लिए अब आती है बात फिब्रिनोजेन की, अब आता है क्लॉट
अब हम कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई। उसको भी हम क्लॉट कह सकते हैं, बहुत सारे लोग उसको भी क्लॉट कहते होंगे, लेकिन उसके लिए हम प्लेटलेट प्लग की यूज करते हैं, लफ्ज यूज करते हैं। इसमें हम यूज करते हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। अब कोagulation होने लगी है ब्लड की। अब वो जो दीवार थी जिसपे सिर्फ ईंटें थी, अब हमने उसमें सीमेंट लगाना है, अब उसको हमने टोटल सील कर देना है। जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, अपनी सेल मेम्ब्रेन पे कुछ बाइंडिंग साइट्स एक्टिवेट करते हैं। वो बाइंडिंग साइट्स फिब्रिनोजेन के लिए होती है। फिब्रिनोजेन मींस जो जनरेट कर रहा है फिब्रिन को, ठीक है, जनरेट कर रहा है फिब्रिन को। फिब्रिन क्या है? ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो क्लॉटिंग के लिए बहुत काम आता है, जो उस प्लेटलेट की ईंटों की दीवार के ऊपर सीमेंट करने के काम आता है, ताकि प्रॉपर सीलिंग हो सके, प्रेशर आ सके, पीछे से ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही हो तो हम पीछे से प्रेशर दे सकते, ठीक है, उस क्लॉट को सही तरह से सील कर दे, बंद कर दे और रीइंफोर्स कर दे। एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि वो जो प्लग बना है उसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं। पीछे से अगर प्रेशर में ब्लड आता भी है तो उसके ऊपर हम पूरा फिब्रिल लगा दें और उसको सीमेंट कर दें, और आगे से जितना मर्जी ब्लड आए हम उसको रोक सके। ये ना हो कि उसके बीच में से वो प्लग तोड़ दे और फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। और अगर ये प्लग तोड़ दे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर क्या होता है? अब देखते हैं छोटी छोटी लाल लाल स्पॉट्स कभी किसी को बन जाते हैं, वो छोटे छोटे प्लेटलेट्स की कमी की वजह से छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं। हम उसे कहते हैं ये देखिए कि ये एकाइमोसिस हो गया है, या परप्यूरा हो गया, या एरिथीमा हो गया, ठीक है। कई स्किन डिजीजेस में हम देखते हैं छोटे छोटे लाल धब्बे पड़े होते हैं, लाल धब्बे। वो लाल धब्बे अगर प्लेटलेट्स का, वो तो सिंपल डर्माटाइटिस की वजह से भी हो सकते हैं, एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस की वजह से भी हो सकते हैं, बट प्लेटलेट ब्लीडिंग से भी यही होता है, सुपरफिशियल छोटे छोटे धब्बे पड़ जाते हैं। वो छोटे छोटे धब्बे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि वहां प्लेटलेट सही काम नहीं कर रहा होता। प्लेटलेट सही काम नहीं कर रहा तो ऊजिंग होती है, और वो ब्लड आपको स्किन पे थोड़ा थोड़ी जगहों पे बॉडी में कहीं ना कहीं नजर आएगा, ठीक है। और वो जब आपको नजर आता है, कभी लिवर फेलियर के पेशेंट को आप देखें, लिवर फेलियर के, उसके आपको पूरी बॉडी पे नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना रहा होता, और प्लेटलेट्स भी बहुत कम होता है, तो उसको आपको पूरी बॉडी पे नजर आएंगे। इवन उसमें तो आपको परप्यूरा भी नजर आएगा। परप्यूरा, एकाइमोसिस, या जो एरिथ्मिमा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेस देन 2 mm होता है। जो ब्लीडिंग आपको नजर आती है स्किन पे, जो धब्बा नजर आता है स्किन पे बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, 2 mm से 10 mm तक होता है तो हम कहते हैं ये एकाइमोसिस है। 10 से above चला जाता है तो हम कहते हैं ये परप्यूरा है। धब्बे जो है ना, उनके साइजेस के ऊपर उनका नाम दिया गया। अब बात आती है क्लॉटिंग की। अब एक्चुअल लेक्चर अब स्टार्ट होगा, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं अगर इसको उस पर पढ़ाना स्टार्ट करता तो काफी लंबा काम हो जाता, लेकिन ये प्रीफेस बहुत जरूरी था ये समझने के लिए जो हम पढ़ने लगे। क्लॉटिंग होगी क्लॉटिंग फैक्टर्स के थ्रू, या हम उनको क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी कह देते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कह देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स भी कह देते हैं, केमिकल मीडिएटर्स भी कह देते हैं, कोफैक्टर्स भी कह देते हैं, फैक्टर्स भी कह देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। वो जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह काम करते हैं, ये हमने आज पढ़ना। टाइम कितना है? 32। और बस जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बताया था, देखें आप कभी अपने ना किसी पेशेंट का ब्लड लें, आपको पता है कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, स्नेक के जहर से ही बनाया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है। स्नेक से बंदा मरता कैसे? उसकी जितना ब्लड है उतने मतलब पूरे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स काम करना ही छोड़ देते हैं। आप उसको ग्रेनुला लगाने की कोशिश करें, गाय मेरे पास आया है, मैंने उसको एंटीडोट देना है, आईवी दूंगा ना, आप आईवी ग्रेनुला लगाने की कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे, ऐसी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी कि आपकी कपड़े भर जाएंगे, बेड भर जाएगा, ब्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका ब्लड इतना थिन हो चुका होता है, कोई किसी किस्म का क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करता। बड़ा ही देसी तरीके से कहीं से मैंने अभी तक ये नहीं देखा, ये ड्रामा नहीं देखा, सबने देख लिया, बड़ी दुनिया ने देख लिया, मैंने नहीं देखा, लेकिन साउंड अच्छा बाहर। तो फिर हमने कभी वो ग्रेनुला लगाने की हम कोशिश करें, उसको इतनी सबियत, क्योंकि इसलिए इमरजेंसी में जब इस तरह का केस आता था तो मैं हाथ पे लगाता था और मैं सीनियर को कहता था आप आगे हाथ लगाएंगे, हमें नहीं पता किस किस्म की पाइप है, ठीक है, हमें नहीं पता कि किसने उसको कौन सा स्नेक वेनम है जो इसके अंदर है इस वक्त। अच्छा, वो जो
नहीं रुकेगा, उसको बड़ा देसी तरीका है, आपने ये चेक करना है क्लॉटिंग ठीक है या नहीं, किसी का भी देखना है। आप थोड़ा सा उसका ब्लड लें, बॉटल में डालें, बॉटल को रखें, 20 मिनट बाद बॉटल को पलटाएं, अगर तो वो खून वापस पलट गया तो मतलब क्लॉटिंग नहीं हुआ। सिंपल सी बात। वो क्यों क्लॉट नहीं हुआ और वो क्लॉट होता कैसे है, उसकी कांटेक्ट एक्टिवेशन होती है। पहले मैं ये वर्ड यूज कर रहा था लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। सबसे पहले दो पाथवेज हैं जी क्लॉटिंग फैक्टर्स के, दो पाथवेज हैं। इंट्रिंसिक पढ़ते होगे आप, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, क्योंकि इंट्रिंसिक पाथवे के लिए जो हमें चीजें चाहिए वो इंटरनली हमारे ब्लड में मौजूद है, हमें रिक्रूट नहीं करनी। एक्सट्रिंसिक के लिए हमें टिश्यू फैक्टर को आसपास के फाइब्रोब्लास्ट से रिक्रूट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इसको जो स्टार्ट करने वाली चीजें हैं एक्सट्रिंसिक को, वो हमेशा हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई इसे एक्सट्रिंसिक कहोगे, इसे इंट्रिंसिक पाथवे कहोगे। ये दोनों वर्ड नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? हाँ, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सर आप थोड़ा ना माइक के पास ही रह के बोले, जब आप दूर जाते हैं ना तो आवाज सही से नहीं आती। बेटा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा तो फिर इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो इंटरनली मौजूद हैं ब्लड में, वो भी इंटरनली मौजूद हैं, लेकिन उनको हमें रिक्रूट करना पड़ता है। इसको हमें रिक्रूट नहीं करना पड़ता। कांटेक्ट एक्टिवेशन होती है इंट्रिंसिक पाथवे में। क्यों? क्योंकि जब आपका ब्लड एक्सपोज्ड जगह पे, डिफरेंट जगह पे कांटेक्ट करता है। एक्सपोज जगह कौन सी थी? कोलेजन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोलेजन को जब वो देखता है कि यहाँ पे कोलेजन एक्सपोज्ड है, प्लेटलेट प्लग बन रहा है और यहाँ पे स्टिल लूजिंग हो रही है, वहां पे फौरन से रिक्रूट करना शुरू कर देंगे प्लेटलेट्स। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स भी वहां पे आना शुरू हो जाएंगे। वहां पे अब क्लॉटिंग से हमने फिब्रिन बनाना है और उस क्लॉट को स्टेबलाइज करना है, उस क्लॉट को प्रॉपर तरीके से मजबूत करना है। ठीक है, कैसे होगा? इंट्रिंसिक शुरू हुआ, वेसल डैमेज हुई, ठीक है। अच्छा, वेसल डैमेज हुई तो फिर क्या हुआ? कोलेजन एक्सपोज हुआ। कोलेजन एक्सपोज होगा तो फिर जब वहां क्लॉटिंग फैक्टर्स आएंगे, सबसे पहले 12 आएगा जो कन्वर्ट होगा 12A में। ये जो ए में जिसके साथ लिखता जाऊंगा, आप समझ लें एक्टिवेशन हो रही है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है आपकी बुक में, परेशान नहीं हो, सिर्फ समझ लो। बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ समझ नहीं आएगा जो बुक में लिखा हुआ है, अगर ये नहीं समझ आया। 12 से 12A बनेगा। ठीक है, मुझे ये लैंग्वेज ना, ये नंबर्स वाली आगे पीछे हो जाती है, मुझे बता देना अगर मैं गलत लिख दूं। ये अच्छा, ये 12 और 12A, ठीक है। ये कैसे एक्टिवेट हुआ है? कांटेक्ट एक्टिवेशन हुई है। ठीक है, कांटेक्ट एक्टिवेशन। अच्छा, ये कांटेक्ट एक्टिवेशन अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि जब हम ब्लड को ले लेते हैं, किसी बॉटल में डालते हैं, तो उसको क्या पता कि वो कोलेजन के साथ कांटेक्ट किया है या उसने किसके साथ। उसको लगेगा मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया, ब्लड को लगेगा मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया हूं, क्लॉटिंग फैक्टर को लगेगा वो फौरन अपने आप को क्लॉट करना शुरू कर देंगे, प्लेटलेट प्लग्स बन जाएंगे और रिट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, और वहां पे ब्लड स्टेसिस की वजह से प्लग्स बनना शुरू हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद जब बॉटल पलटाएंगे, ब्लड जमा पड़ा हो, बर्फ बना, मींस ऑब्वियसली वो वहां पे एक सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अगर वो नहीं आता, दैट मींस कि कांटेक्ट एक्टिवेशन नहीं हुई, दैट मींस क्लॉटिंग फैक्टर्स काम नहीं कर रहे, दैट मींस स्नेक वेनम पूरी बॉडी में फैल गया। ठीक है, सबसे पहले कांटेक्ट एक्टिवेशन की बात हो रही है। उसके बाद ये 12 से आगे ये जो आपका 12A है, ये एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, एक कैस्केड चलेगा, एक दूसरे को एक्टिवेट करते। जो जो प्लाज्मा प्रोटीन एक्टिवेट होगा वो किसी और प्लाज्मा प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए उसे सिर्फ थोड़ी सी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को बीच में से निकालना होता है। वो निकालता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर निकालता है, वो एक्टिवेट। वो हर प्लाज्मा प्रोटीन का, हर फैक्टर का स्विच ऑन कर रहा है। जो एक्टिवेट हो जाता है वो अगले को स्विच ऑन कर देता है, वो अगले को स्विच ऑन कर देता है। इसी को कैस्केड कहते हैं। ठीक है, एक पूरा कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। अब ये 12 है, ये क्या करता है? ये 11 को 11A में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें बीच में कैल्शियम का भी रोल है और बीच में इटसेल्फ प्लेटलेट्स का भी रोल है। ठीक है, वो मैं साथ साथ नहीं लिख रहा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी बात। 12 से वो 11 से 11A बना, इनको कन्वर्ट करने वाला कौन था? 12 पे। अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहां से। अब 11 के बाद याद रखिएगा 9 कन्वर्ट होगा और 9A बनाएगा। ठीक है, और ये जो 9A है ये 10 को कन्वर्ट करेगा इनटू 10A। अच्छा, आ रही है नजर? हाँ चलो,
तो ये 10 से 10A में कन्वर्ट होगा, और जो 10A है ये कन्वर्ट करेगा एट द एंड थ्रोम्बिन, जो प्रोथ्रोम्बिन होगा उसको प्रॉपर एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये थ्रोम्बिन भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है which is very necessary to generate fibrin from fibrinogen and also stabilize the loose fibrin into stabilized fibrin. थ्रोम्बिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे मैं भी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो फिर बात समझ आ गई है कैसे उन्होंने एक दूसरे को एक्टिवेट किया। अभी सिर्फ आप पढ़ ले, याद करना थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी पता नहीं कितनी दफा ये इसको कभी देखा है, तो उसके बाद कुछ मुझे याद आया, बल्कि अभी भूल ही रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको बार बार रिपीट करोगे याद रह जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनेगा। अब यहाँ पे ना एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ डिजीजेस हैं जो कुछ फैक्टर्स के ना होने की वजह से होती है, जैसे हीमोफीलिया, कभी आपने सुना हो, पेशेंट्स को कहते हैं फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है जी, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है, ब्लड रुकता ही नहीं। अच्छा, अब हमने बच्चे का जो सवाल था माइन्यूट ब्लीडिंग और बड़ी ब्लीडिंग का फर्क कैसे करोगे, प्लेटलेट्स की बात की मैंने, सुपरफिशियल ब्लीडिंग है, नक्सील बह रही है, प्लेटलेट का प्रॉब्लम है, जिंजिवल ब्लीडिंग है, प्लेटलेट का प्रॉब्लम है, सिंपल स्किन से ब्लीडिंग नहीं रुक रही, प्लेटलेट की प्रॉब्लम है, माइन्यूट ब्लीडिंग से कोई मसला नहीं। बड़ी ब्लीडिंग कैसे होंगी, आपने ज्वाइंट सूजा पड़ा होगा, आपका पूरी ज्वाइंट में हेमाटोमा बना होगा, हेमाटोमा कहते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, कहीं भी वेजल डैमेज की वजह से हुई हो, इतना बड़ा ब्लड वहां पे निकला हुआ होगा और हेमाटोमा बना होगा, तो आप कहोगे तो क्लॉटिंग भी काम नहीं कर रहा, इतना ब्लड ब्लड बन ही नहीं सकता, प्लेटलेट्स तो ये काम ही नहीं है कि वो इतनी ब्लीडिंग रोके, इसका मतलब क्लॉटिंग डैमेज हो गई है, क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं काम कर रहे। प्लेटलेट्स क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो मैटर नहीं करता आप यहाँ पे, तो यहाँ पे मैटर कर रहा है क्लॉटिंग फैक्टर्स भी काम नहीं कर रहे। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से बात काफी आगे निकल गई, इसलिए उसको पूरा ज्वाइंट सूजा हुआ है। वो आपने पेशेंट का ओपन किया और आपने पेट ओपन किया और आपने देखा इतने कलेक्शन पड़ी हुई है ब्लड की, इसका मतलब क्लॉटिंग फैक्टर्स ही काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो फिर इसलिए क्लॉटिंग फैक्टर्स की जो ब्लीडिंग होती है वो बड़ी ब्लीडिंग होती है, उनमें जिनको कहा जाता है हेमार्थ्रोसिस। ठीक है, हेमार्थ्रोसिस होता है आपको जॉइंट्स में बड़े बड़े ब्लड मिलेंगे और पूरा सूजा सूजा उसको नी मिलेगा और उसके जॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, थ्रोम्बिन, अब यहां पे थोड़ी सी थ्रोम्बिन की बात करते हैं। थ्रोम्बिन इटसेल्फ अपने आप को भी रीएक्टिवेट करता है ऑटोक्राइन मैनर में। थ्रोम्बिन दो फैक्टर्स जनरेट करता है, फैक्टर 5 को कन्वर्ट करता है 5A में, 8 को कन्वर्ट करता है 8A में, और ये दोनों देखो एक्टिवेट कर रहे हैं 10 को 10A से और एक्टिवेट कर रहे हैं 10A से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना रहे हैं। थ्रोम्बिन अपनी मदद आपके तहत दो फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, किसको, 5 को 5A में, 8 को 8A में। 8A रोल प्ले करता है 9A के साथ मिलके 10 को 10A में कन्वर्ट करने में, और जो 5 है वो 5A को जब कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन, तो वो कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन अपने आप को ऑटोमेटिकली भी एक्टिवेट करता है, इसलिए कहा जाता है कि इंट्रिंसिक पाथवे के लिए आपको एक दफा ये स्टार्ट हो गया तो आपको जरूरत नहीं है कि हर बार कांटेक्ट एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हर आपको जरूरत नहीं है कि कोलेजन एक्सपोज हुआ जाए, आपको जरूरत नहीं है, वो अपने आप को खुद ही एक्टिवेट करना शुरू कर देगा, ये सर्कल खुद ही चल पड़ेगा। ठीक है, वो खुद ब खुद ही करेगा क्या कि वो 9A की मदद से 10 को 10A में कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ 8A। ठीक है, एक्टिवेशन फैक्टर 8 और फैक्टर 5A की मदद से 10A के साथ हेल्प करके वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाएगा। इसी तरह ये सर्कल पूरा चल पड़ेगा, थ्रोम्बिन और बनता जाएगा, थ्रोम्बिन 5A कन्वर्ट करता जाएगा, फैक्टर 5A को बनाएगा, फैक्टर 8A को बनाएगा, वो 8A फिर दोबारा से कन्वर्ट करते जाएंगे और थ्रोम्बिन बनता जाएगा और इंट्रिंसिक पाथवे ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा और क्लॉट मजबूत से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अभी बात फिब्रिन तक नहीं है जो एक्चुअल क्लॉट बनाता है, यहां तक बात समझ आ गई थ्रोम्बिन पे। अब हम चलते हैं फिब्रिन की तरफ, जो अब फाइनल बात है, जो आखिरी बात है। उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को थोड़ा सा, एक्सट्रिंसिक पाथवे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि उसको मैं समझा देता हूं, एक्सट्रिंसिक यही समझा देता हूं। एक्सट्रिंसिक जो है उसके लिए बाहर से हमें टिश्यू फैक्टर लाना पड़ता है। ठीक है, बाहर से टिश्यू फैक्टर को रिक्रूट करना पड़ता है, पता नहीं वो फैक्टर 3 कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू फैक्टर को लाना पड़ता है। ये जो टिश्यू फैक्टर है, ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट करता है
7 को इंटू 7A, 7 ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक। तो टिश्यू फैक्टर जो है एक्टिवेट करता है 7 को 7A में, यहां से फिर 7A टिश्यू फैक्टर पाथवे स्टार्ट होता है। क्योंकि टिश्यू फैक्टर भी इन्वॉल्व है, 7A भी इन्वॉल्व है। इंट्रिंसिक फैक्टर में हमने बाहर के फाइब्रोब्लास्ट से टिश्यू फैक्टर को रिक्रूट किया है, उस टिश्यू फैक्टर ने फैक्टर 7 को 7A में कन्वर्ट किया है और टिश्यू फैक्टर 7A पाथवे स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सीधा जाके एक्टिवेट करेगा 9 को 9A में, और इसका कोई काम नहीं है, ये सारा कुछ बीच में है ही नहीं, 11 नहीं है, 12 नहीं है, सीधा 9 पे जाएगा और ये सीधा जाके कन्वर्ट करेगा 10 को 10A में। इस तरह ये दो फैक्टर्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। ये दो फैक्टर ये यहां पे जाके आप देख लें 9 और 10 फैक्टर्स पे जाके ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। 9 और 10 पे जाके ये एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और एक दूसरे को रिक्रूट करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, और कोई काम नहीं है। सिर्फ एक्सट्रिंसिक में आपने ये याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक जो है इंट्रिंसिक से कहां मिलता है कि वो 9 को 9A में कन्वर्ट करता है, कौन 7A, और वो 10 को 10A में कन्वर्ट करता है, और फिर इस तरह से वो इंट्रिंसिक पाथवे के साथ चलता रहता है। जो मोस्टली हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स इनिशियली काम कर रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक पाथवे के ही कर रहे हैं स्टार्ट, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा थ्रोम्बिन नहीं बनता हमारी बॉडी में, बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा ब्लीडिंग, इतनी एक्सटेंसिव ब्लीडिंग कम ही होती है, तो हमें इतना ज्यादा थ्रोम्बिन बनाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा थ्रोम्बिन बनाने की जरूरत है तो फिर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को बीच में ले आते हैं, और जब एक्सट्रिंसिक पाथवे बीच में आ जाए तो आपको पता है कि थ्रोम्बिन बनता ही रहेगा, फिर बनता ही रहेगा, हमें फिर कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन की जरूरत भी नहीं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ज्यादा थ्रोम्बिन अगर बॉडी को बनाना होता है, बड़ा क्लॉट बनाना होता है, तो वो इंट्रिंसिक को रिक्रूट कर लेता है, वो कहता है इंट्रिंसिक आप भी आ जाओ, और हम बहुत ज्यादा थ्रोम्बिन बनाना है, यहाँ पे क्लॉट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्लॉट बनाना है हमने, क्योंकि ब्लीडिंग मूविंग बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो फिर एक्सट्रिंसिक जो है वो इसलिए कहा जाता है कि आपको कहा जाएगा कि थ्रोम्बिन बहुत कम बन रहा है हमारी बॉडी में, क्यों कम बन रहा है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक के थ्रू बन रहा है, ठीक है, इंट्रिंसिक के थ्रू कम नहीं बनता, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। नई ड्रग्स अभी गया अभी आई है मार्केट में, 5-6 साल में, रिवारोक्साबान के नाम से और बहुत सारी ऑक्साबान के नाम से आई है। उनका काम क्या है, आप कभी उन्हें देखें, आप डॉक्टर से पूछे, वो जी 10A इनहिबिटर है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप घर में बैठे बैठे मेडिसिन देखोगे वो तो हमने पढ़ा हुआ है, ये देखो इसका ये काम है। ड्रग बनी हुई है इस बात पे कि वो इनहिबिट करती है इस 10 को, इस 10A को इनहिबिट करती है, रिवारोक्साबान के नाम से आती है। वो जो ड्रग है वो 10A को इनहिबिट करेगी तो क्या होगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या होगा, आर्टरी खुली चलेगी। जिन लोगों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, उनको हम डेली बेसिस पे देते हैं, रोज देते हैं हम इनको रोज क्यों देते हैं, इसलिए कि वहां पे छोटा क्लॉट भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी आर्टरी पहले बंद है, हमें छोटे सा छोटा क्लॉट भी नहीं बनाना। ये ना हो कि वहां पे हल्की सी आर्टरी थोड़ी सी बंद हुई, ब्लड इकट्ठा शुरू हो जाए, वहां पे ब्लड स्टेसिस हो जाए और वहां क्लॉट बन जाए और हार्ट अटैक से बंदा ही मर जाए। तो हमें क्लॉटिंग नहीं होने देनी ब्लड की, हमारा मेन मकसद ये ब्लड को एक सर्टेन अमाउंट तक पतला रखना है, ताकि आर्टरी छोटी भी हो जाए बिकॉज ऑफ एनी फॉइड ग्लोब्यूल, थ्रोम्बस और एम्बोलाई, किसी भी वजह से अगर वो आर्टरी छोटी हो गई है तो हम आर्टरी को तो नहीं खोल सकते, आर्टरी को खोलने के लिए हमें हार्ट बाईपास करना पड़ेगा, आर्टरी खोलने के लिए हमें स्टंट्स डालने पड़ेंगे, हम वो नहीं डाल सकते, अभी हमने सिर्फ ऐसे ही गुजारा करना है। बाद में स्टंटिंग के बाद भी हम ये देते हैं, ठीक है, ताकि स्टंट अगर बाद में थोड़ा सा कम भी हो जाए तो हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ब्लड पतला करते हैं। क्यों कि वहां पे जो ब्लड, अगर वहां पे हमने छोटा स्टंट डाला हुआ है, वो स्टंट सही तरह काम ना करे और वहां पे थोड़ा सा कम कर दे, इन्फ्लेमेशन हो जाए, नई चीज आपने आर्टरी पे डाली है, आसपास के जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो आ जाएंगे, वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे, आर्टरी की पेटेंसी छोटी कर देंगे, पेटेंसी छोटी हो जाएगी, पीछे से जब ब्लड आएगा तो फिर वो स्टेसिस होना शुरू हो जाएगा, फॉरन क्लॉटिंग हो जाएगी, बंदा मर जाएगा। वहां पे क्लॉट बन गया, अगर ऑलरेडी आर्टरी छोटी है, एक ब्लड रुक रहा है, उसमें क्लॉटिंग हो रही है, तो ऑर्गन को कैसे मिलेगा, ऑर्गन को ना मिला, हार्ट को तो आप 1 मिनट ब्लड ना दो तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इसके में स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा, आपको अच्छा खासा पेन स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम उनको 10A इनहिबिटर्स देते हैं, उन्हें इनहिबिटर्स देते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं नहीं ये इसको इनहिबिटर्स दो भाई, एंटी थ्रोम्बिन थेरेपीज नहीं है, एंटी थ्रोम्बिन थेरेपीज भी देते हैं हम। अच्छा, और फिर ये 10A इनहिबिटर्स देने की वजह से थ्रोम्बिन नहीं बने। अब देखो 10A अगर बंद, यहां पे हम 10A को रोक लेते हैं, उन्होंने 11 को क्यों नहीं रोका, कोई बता सकता, हमने 11A इनहिबिटर क्यों नहीं बनाया,
11 क्या होगा उससे? 11 अगर हम रोक देते, हमने अगर ड्रग बनाते, हमने 11 को क्यों नहीं बनाया? इलेवन ए को अगर आप रोक भी दो तो एक्सटेंजन तो चलता रहेगा, वो तो 10A को 10A में कन्वर्ट करता रहेगा, थ्रोम्बिन बनता रहेगा। हमें तो थ्रोम्बिन बनने ही नहीं देना। तो ये तो यहां पे मिल रहे हैं ना दोनों। अगर हम 10A को रोक लें तो ना एक्सट्रिंसिक चल सकता है ना इंट्रिंसिक चल सकता है। अगर हम 11A को रोक लेते हैं, एक्सट्रिंसिक तो 10 को 10A में कन्वर्ट करता रहेगा, हमने एक्सट्रिंसिक तो ना रोका, तो हमारा मकसद तो पूरा ना हुआ। छोटे छोटे क्लॉट्स तो फिर भी बनते रहेंगे, थोड़ा बहुत थ्रोम्बिन तो फिर भी बनता रहेगा। तो फिर हमें 10 नहीं रोकना है कि जहां पे ये मिल रहे हैं। 9 भी रोक सकते हैं, 9 भी रोक सकते हैं, 9 पे भी मिल रहे हैं, लेकिन हमें उन्होंने किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से 10 नहीं बनाया। मेरे ख्याल से 9 इनहिबिटर्स भी होंगे, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो 10 इनहिबिटर्स हैं उनके थ्रू हम क्या रोक सकते हैं, क्योंकि अगर हमने 10 रोक लिया तो 10 तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है, और थ्रोम्बिन इज वाइटल फॉर द जनरेशन ऑफ फिब्रिनोजेन एंड फिब्रिन। तो फिर अगर थ्रोम्बिन रोक देंगे, क्लॉट नहीं बनेगा। क्लॉट नहीं बनेगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, हम ब्लड को थिन रखेंगे। और जिन लोगों को स्ट्रोक्स हो जाते हैं, आपने सुना होगा डिस्प्रिन ले रहे होते हैं, एस्पिरिन ले रहे होते हैं, एंड वो हम उनको फौरन कहते हैं ये जी एंटी प्लेटलेट थेरेपी है, ये जी एंटी प्लेटलेट है। आप देखिएगा उसके ऊपर लिखा भी होता है। ये जितने हाथ जाके अगर कोई खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में किसी को ऐसा हुआ है और वो एस्पिरिन ले रहे हैं, तो देखिएगा उसके ऊपर लिखा होगा एंटी प्लेटलेट थेरेपी। क्यों? क्योंकि हम क्लॉट्स बनना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते प्लेटलेट प्लग्स बने। वो प्लग्स बनेंगे तो ऑलरेडी सुकड़ी हुई आर्टरीज को क्लॉट भी अगर आ गया तो जहां 50% वो पेटेंट थी वो 30% रह जाएगी, और अगर 30% रह जाएगी तो ब्लड कैसे पहुंचेगा हार्ट? और अगर हार्ट तो ब्लड ना पहुंचा तो नॉर्मल तो आप चलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप कोई एक्सर्शनल काम करेंगे, हम अक्सर कहते हैं एक्सर्शन पे आपको कुछ होता है, डॉक्टर का बड़ा सवाल होता है जब कोई पेशेंट आता है ना, अगर दिल की धड़कन बन रही, अच्छा तो कभी थकावट कैसे होती है? थकावट ज्यादा तो नहीं होती। वो क्यों पूछते हैं? वो इसलिए पूछते हैं कि आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो आपका हार्ट आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपने एक्सर्शन का काम किया, आपने हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा, आपने हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ाई, तो आपको ब्लड भी ज्यादा चाहिए, वो तो पहुंच नहीं रहा, वो तो पहुंच नहीं रहा क्योंकि पीछे सुकड़ी हुई है आर्टरी, तो फिर आपको एंजाइना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको हार्ट पेन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको इस्केमिक हार्ट अटैक शुरू हो जाएगा। इसलिए हम ये करते हैं कि हम उनसे पूछते हैं, ये जरूरी सर एक्सर्शन सीढ़ियां कितनी चढ़ लेते हो? वो कहते 3 चढ़ लेते हो, चौथी पे सर नहीं चढ़ा, तो थकावट शुरू हो जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसका मतलब है एक्सर्शन बर्दाश्त नहीं कर रहा आपका हार्ट। आप फौरन उसको सीढ़ियां, हमारा रोज का एनेस्थीसिया में जब हम जाते हैं और हमें जब सर्जरी स्टार्ट करनी होती है, ये हमारा पेट क्वेश्चन है। अब सांस चढ़ता है, कोई सांस का कोई मसला तो नहीं है? नहीं जी, सीढ़ियां चढ़ लेते हो, बस इतना सा सवाल होता है। वो कहे हाँ जी सर चढ़ लेता हूँ, तो दूसरे फ्लोर पे ये ऑपरेशन थिएटर है, मैं खुद आया हूँ, स्ट्रक्चर पे नहीं आ रहा, हम रिलैक्स हो जाते हैं, इसको सांस का कोई मसला नहीं। सिर्फ इतने से सवाल, ना इसको सांस का मसला है ना इसको हार्ट। हार्ट और सांस इकट्ठी तो पड़े हैं, लंग्स इकट्ठा, हार्ट बंद तो लंग्स बंद, लंग्स बंद तो हार्ट बंद, ठीक है। थ्रोम्बिन तक बात हो गई है, सिर्फ आखिरी पॉइंट रह गया, एज रह गया, टेल रह गई है, वो मैं अगर यहां नहीं बताऊंगा तो वो टेल आगे समझ नहीं आएगी आपको। थ्रोम्बिन तक बात होगी, चलो अब थ्रोम्बिन से आगे हमने बात करनी है। इन सारे प्रोसीजर्स पे आपकी मेडिसिन बनी हुई है, इन्हीं प्रोसीजर्स पे जितनी मेडिसिन है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी, एंटी थ्रोम्बिन थेरेपी, एंटी टेनिन थेरेपी, सारी थेरेपीज, फैक्टर 5 और 7 इनहिबिटर्स भी आए हुए हैं। अच्छा, अब इप्टिफेबिटाइड के नाम से आता है। अच्छा, अब हमने आगे बात करनी है थ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन तक बात हो गई थी, प्रोथ्रोम्बिन से भी हमने थ्रोम्बिन बना लिया था, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, अच्छा इनमें अक्सर साथ साथ लिखा होगा कैल्शियम असिस्टेड बाय कैल्शियम असिस्टेड बाय प्लेटलेट्स, वाकई कैल्शियम और प्लेटलेट्स का भी रोल है इन सब में, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट कम हो जाए, वो कैल्शियम कम हो जाए तो ये रुक जाते हैं, बहुत माइनर कैल्शियम चाहिए आपको इसको चलाने के लिए, क्योंकि अगर कैल्शियम ज्यादा कम हो जाएगा तो आप क्लॉटिंग से नहीं मरेंगे, उससे पहले ही आप हार्ट अटैक से मर जाएंगे, क्योंकि वो उसके रिफ्रैक्टिव पीरियड के लिए जरूरी है कैल्शियम। थ्रोम्बिन से अब आगे बात करनी थी हमने, थ्रोम्बिन से कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजेन जो है वो फिब्रिन में बदलेगा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो फिब्रिन थ्रोम्बिन बना रहा है ना, ये लूज होता है, इसे कहते हैं ये लूज फिब्रिन। ये इस काबिल नहीं है कि ये सील अच्छी तरीके से कर सके। हो सकता है कि ब्लड अगर ज्यादा हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो फिब्रिन टूट जाए, इसको स्टेबलाइज करना कैसे, एक्चुअल चीज अब आती है, फिब्रिन फैक्टर
13 को 13A में बदलता है, which converts fibrin, loose fibrin into stabilized fibrin. सर कैमरा ऊपर कर लें थोड़ा। जी सर, ओके। आ रही नजर? आ रहा है नजर? नहीं नहीं नहीं। तो फिर थ्रोम्बिन जो है वो कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजिन को इनटू फिब्रिन विच इज लूज। उसको लूज को स्टेबलाइज करने के लिए थ्रोम्बिन फैक्टर 13 को बुलाता है, फैक्टर 13 को कन्वर्ट करता है फैक्टर 13A में, वो 13A कन्वर्ट कर देता है फिब्रिन को। अगर आप लिखना चाहो तो वो लिखना ऐसे कन्वर्ट करता है फिब्रिन को जो लूज था इनटू स्टेबलाइज्ड फिब्रिन। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्योंकि क्लिनिकली आगे इंशाल्लाह आपने क्लिनिकली पढ़ना है और आपने फील्ड्स में जाना है। अक्सर हम ये कहते हैं सर कितनी देर हुआ है हार्ट अटैक? सर ये 8 घंटे हो गए, तो कोई फायदा नहीं है मेडिसिन लगाने का, बस रख लेंगे हम इसको इधर ही रहने दें, देख लेते हैं इसी चीज कर लेते हैं, अब मेडिसिन लगाने का फायदा नहीं। क्यों? अक्सर ऐसे होता है। आप स्ट्रोक्स के लिए जाएं, आप इसके लिए हार्ट अटैक के लिए खास तौर पर जाएं, वो कहते हैं सर अब टाइम ज्यादा हो गया है, देर हो चुकी है। आपने अक्सर ड्रामा में सुना बड़ी देर हो चुकी है। वो देर क्यों हो चुकी है? क्यों? उस वक्त तक फैक्टर 13 आके उस क्लॉट को, जिस क्लॉट ने आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ था और जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा था क्योंकि इस्कीमिया हो रहा था, 13 उस क्लॉट को पूरे तरीके से स्टेबलाइज कर चुका होता। और अगर 13 स्टेबलाइज कर गया अच्छे तरीके से, आप जितना मर्जी स्ट्रेप्टोकाइनेज दे दें, क्लॉट नहीं टूटेगा। एक्चुअली कई ड्रग्स हैं, कई थेरेपीज हैं जिनको कहते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज इज वन ऑफ देम। इट इज ए फिब्रिनोलाइटिक। वो फिब्रिन का लाइसिस करवाता है। इसलिए हम जैसे ही हार्ट अटैक के साथ वेस्ट कोई सवियर एमआई के साथ एसटी एलिवेशंस होती हैं ईसीजी में, एसटी एलिवेशन के साथ हमारे पास पेशेंट आता है तो हम फौरन से कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाओ, हार्ट अटैक रिसेंट है, एमआई स्टार्ट हुआ है, वॉल खत्म हो जाएगी, स्ट्रेप्टोकाइनेज लो। लेकिन अगर वो आगे हमें ये कह देता है कि सर हमें 6 घंटे लगे, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का फायदा ही नहीं। जितना मर्जी दे दो, 13 आ चुका होगा, 13 स्टेबलाइज कर चुका होगा, अब क्लॉट नहीं टूटेगा। बट आउट ऑफ डेस्परेशन पाकिस्तान में फिर भी दे देते हैं, चलो कुछ तो तोड़ेगा, कुछ तो कर देगा, करता कुछ नहीं, उल्टा है उसको नुकसान ही पहुंचा देता है, बाकी ब्लड को थिन कर देता है। फिर दैट इज व्हाई ये जो फिब्रिन है, ये स्टेबलाइज्ड फिब्रिन जब बनेगा, अब स्ट्रेप्टोकाइनेज का कोई फायदा नहीं। ये यहाँ पे अब आखिरी जो बात है वो ये है, सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, फिब्रिन क्लॉट बन गया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं फिजियोलॉजिकली, कई फिब्रिन क्लॉट्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तोड़ कौन रहा है? देखिए फिब्रिन क्लॉट बन के फॉरएवर तो नहीं बना रह सकता, वो तो आर्टरी बंद कर देगा, उसको टूटना भी तो चाहिए ना। एक बना, ब्लीडिंग रुक गई, अब बढ़ने के बाद, ब्लीडिंग रुकने के बाद वो पहाड़ी बनी रहे वहां पे आर्टरी, क्या वो ब्लड को रोके रखे? आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आर्टरी से ब्लड आर्टेरियोल में आ रहा है, आर्टेरियोल से फिर वेन्यूल में आ रहा है, और वेन्यूल से फिर वेन में जा रहा है, और फिर आपके हार्ट को जा रहा है। आपकी अगर वहां पे वेन्यूल बंद हो गई या आर्टेरियोल बंद हो गई तो कहां से वेन तक पहुंचेगा और कहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा और ऑक्सीजनेट होकर वापस आएगा? आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके वेन्यूल्स बंद हो जाए एक ही दफा अगर वहां पे फिब्रिन, बल्कि फिब्रिन तो आपकी बड़ी आर्टरीज में भी बनता है, वेन्स में भी बनता है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी इंफीरियर वेना केवल डायरेक्ट ब्लड लेके जा रही है, आपकी इंफीरियर वेना केवल में मुसलसल एक क्लॉट बना रहा है, आपको हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाएगा दूसरे दिन। सर अगर हम ब्लड प्रेशर को शूट करते हैं तो ये नहीं हो सकता? ब्लड प्रेशर को शूट कर देंगे तो आप हार्ट अटैक नहीं, आप स्ट्रोक से पहले ही मर जाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर भी मतलब सर ये अगर क्लॉट बना हुआ है जैसे आपने बताया कि आप कह रहे हो प्रेशर से तोड़ देंगे? यस सर। ब्लड प्रेशर से अगर आप एक क्लॉट तोड़ोगे बाकी ऑर्गन डैमेज हो। इतनी हाई प्रेशर से जब ब्लड आपकी किडनीज में जाएगा तो नेफ्रॉन्स को उड़ा देगा, ठीक है, आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर अल्लाह ताला ने एक और चीज रखी है जिसका नाम है प्लाज्मिनोजन, व्हिच क्रिएट्स प्लाज्मिन, जो पहले से ही आप इंटेलिजेंस देखें इस बात की कि पहले से ही इसी फिब्रिन मेशवर्क में, इसी नेटवर्क के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है प्लाज्मिनोजन। प्लाज्मिनोजन इसी फिब्रिन का ये जो जाल होगा, ये जो जाल बना हुआ होगा, इसके अंदर प्लाज्मिनोजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है।
और इस प्लाज्मिनोजेन को खुद फिब्रिन एक्टिवेट करता है। जब वो ये देख लेता है कि ब्लीडिंग रुक चुकी है, मेरा अब कोई काम नहीं है, वो प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट करता है इनटू प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन जो है, ये प्लाज्मिनोजेन जो कन्वर्ट होता है प्लाज्मिन में, ये होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर की मदद से, टीपीए कहते हैं उसको, टीपीए। ठीक है, और ये टीपीए अंदर मेश में पड़ा हुआ है। ये टीपीए प्लाज्मिनोजेन को कन्वर्ट, अगर प्लाज्मिनोजेन अंदर नहीं भी है तो रिक्रूट कर लेगा टीपीए, वो रिक्रूट करके प्लाज्मिन को प्लाज्मिन में, प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा, और वो प्लाज्मिनोजेन जो है उससे जो प्लाज्मिन बनेगा वो तोड़ देगा इस नेटवर्क को, और ये टूट जाएगा और आर्टरी क्लॉट फ्री हो जाएगी। 3 पैथवेज हैं जिनके थ्रू नेचुरली अल्लाह की तरफ से ही ये क्लॉटिंग फैक्टर्स रुक जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते, चलते नहीं रहते। ये तो चलो टूट गया ना, ये तो एक प्रोसीजर। अब 3 नेचुरल एंटी कोगुलेटिव पैथवेज हैं, लिख लीजिए जो ऑनलाइन है बच्चे। 3 एंटी, अल्लाह माफ करे मैं सामने आता हूं, क्या नजर आता हूं, एंटी कोगुलेटिव पैथवेज हैं 3 बेटा, जो ऑनलाइन है। आप लोग 3 एंटी कोगुलेटिव पैथवेज हैं, उनको पढ़ के आओगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस पर बहुत सारी बात करूंगा और आपसे सुनूंगा, क्योंकि उनमें अब कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझना है। सारा कुछ हमने पढ़ा लिया है, एक एक दो दो लफ्ज नए होंगे। प्रोटीन सी नया पढ़ लोगे, थ्रोम्बोमोड्यूलिन को थोड़ा सा पढ़ लोगे, हेपरिन 3 को पढ़ लोगे। ये जो चीजें 2-3 चीजें हैं, ये आपको इनको सिर्फ देख लेना, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बाकी टोटल मेरे ख्याल से एक पेज पे लिखी होंगी तीनों, सिर्फ एक पेज पढ़ के आना है घर से। आप लोगों ने 3 प्रोसीजर्स हैं, एक का नाम मेरे ख्याल से टिश्यू फैक्टर पैथवे इनहिबिटर है। जब आपने ये देखना होता है कि कोगुलेशन बढ़ गई है, जब बॉडी डिटेक्ट करती है कि कोगुलेशन जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है, तो बॉडी के अंदर 3 पैथवेज हैं जिससे उस एक्सटेंसिव कोगुलेशन को हम रोकने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, हमने बढ़ने नहीं देनी, रोको इसको, ये कोगुलेशन बढ़ रही है तो पूरे बॉडी में क्लॉट ही क्लॉट कर देगी। उसके लिए फिर हम 3 पैथवेज अलग अलग रखें, एक टिश्यू फैक्टर पैथवे इनहिबिटर, एक थ्रोम्बोमोड्यूलिन इनहिबिटर। थ्रोम्बोमोड्यूलिन है जो थ्रोम्बिन से मिलकर प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन सी के थ्रू आपके इनएक्टिवेट करता है आपके थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, फैक्टर 5 इनहिबिट होगा, फैक्टर 5 इनहिबिट होगा, फैक्टर 8 में इनहिबिट होगा, फैक्टर 8 इनहिबिट होगा, इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा ही नहीं। ठीक है, ये मैंने एक पाथवे गिनवा दिया है, दूसरा पाथवे भी तेजी से गिनवा देता हूं ताकि जाओ। टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर क्या है? टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट कर दो, टिश्यू फैक्टर को इनहिबिट कर दिया, टिश्यू फैक्टर इनहिबिट हो गया तो एक्सट्रिंसिक पाथवे ही नहीं चलेगा। पहली चीज ही तो टिश्यू फैक्टर थी जो फैक्टर 7 को 7A में कन्वर्ट कर रही थी, टिश्यू फैक्टर नहीं चलेगा। टिश्यू फैक्टर नहीं चलेगा, 7 7A में कन्वर्ट नहीं होगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा तो 9 से 9A कन्वर्ट नहीं होगा, 10 से 10A कन्वर्ट नहीं होगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा ही नहीं। तीसरी चीज एंटी थ्रोम्बिन 3 होती है एक चीज, हेपरिन के साथ वो मिलती है, हेपरिन के साथ मिलके वो थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करती है, 9 और 10 को भी एक्टिवेट करती है, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कुछ में नहीं। ठीक है, फिर एक्चुअली वो जो हेपरिन है वो जो थ्रोम्बिन के साथ मिलेगी, थ्रोम्बिन 3 के साथ मिलेगी, वो फिर उसके बाद थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट कर देगी और कुछ फैक्टर्स को भी इनहिबिट करेगी। एक और वैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, पढ़ोगे क्योंकि आप बुक में, हम कहते हैं कि हम ना पेशेंट्स को विटामिन के देते हैं जब हमें उसे क्लॉटिंग बढ़ानी होती है। विटामिन के जो है एक्चुअली आपके जितने भी आपके लिवर को पुश करता है कि आप बाइल सैल्ट्स के थ्रू उन विटामिन को, सॉरी जी मैम, नहीं मैम वो मैंने ट्रेकोस्टोमी करवा दी थी उसकी, नहीं इसी डोसेज से निकल आया मैम वो, मैं उसको बायकार ठीक है, 50 है बायकार। नहीं मैम मैंने उसकी ब्रीडिंग जो है वो 18 पे कर दी थी। CO2 जी 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 वो वॉश आउट हो गई, जी जी हो, मैं जाके देख लेता हूँ, मैं फ्रेश एबीसीज आपको भेज दूँगा। थैंक यू। तो फिर आपने ये देख लिया कि उससे वो जो विटामिन के होता है वो अगर आप देते हैं तो लिवर को आप पुश करते हैं कि वो बाइल सैल्ट्स के थ्रू उन विटामिन को एब्जॉर्ब करे जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है।
ये जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं सारे नहीं, मेरे ख्याल से 1 है, 5 है, 7 है, 10 और 12 है, और थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये आपका लिवर बना, क्योंकि सारे प्रोटीन्स हैं, सारे तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स बना ही आपका लिवर रहा है ऑलमोस्ट तकरीबन सारे, ठीक है। तो फिर ये सारे के सारे लिवर, तो अगर आपका लिवर डैमेज होगा तो क्लॉटिंग डैमेज, क्लॉटिंग इसलिए हमेशा अब लिवर के पेशेंट को देखेंगे तो उसको आपको छोटे छोटे आपको ब्लीडिंग नजर आएगी, उसकी स्किन पे सुपरफिशियल ब्लीडिंग नजर आएगी, धब्बे नजर आएंगे, आपकी लेग पे देखें अक्सर परप्यूरा नजर आएगा, आपको एक ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी अलोंग द पूरा वॉल्यूम अलोंग द शिन ऑफ दैट पेशेंट, आपको पूरी शिन पे एक ब्लूइश डिस्कलरेशन नजर आएगी, और वो ब्लूइश डिस्कलरेशन का मतलब ये है कि इसका लिवर डैमेज हो चुका है इस हद तक कि अब वो क्लॉटिंग फैक्टर्स मेंटेन नहीं कर रहा, प्रोटीन्स नहीं बना रहा, तो हम ऐसी डिजीज में कहते हैं कि क्रॉनिक लिवर डिजीज अब डीकंपनसेटेड हो गई है, डीकंपनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज, डीसीएलडी बहुत कॉमन डिजीज है और वार्ड्स भरे हुए हैं डीसीएलडी के साथ। ये था जी आज का लेक्चर, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज दूं, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो आप मिस कर गए होंगे, ठीक है, तो फिर मैं इसको डाउनलोड करके आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। एनी क्वेश्चंस? मुझे पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स था, मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बोल गया हूं मैं, एक बच्चा कलेक्ट करे, ये सारे अपने असाइनमेंट्स यहाँ आगे रखो, इस चेयर पे आगे सारे अपने असाइनमेंट्स रखो, जल्दी से कोई कलेक्ट कर ले, एक बच्चा एक रो से कलेक्ट कर ले, हर फ्रंट रो से एक बच्चा कलेक्ट कर ले, आप उठो सारे, बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाओ, फ्रंट आप भी कलेक्ट करो, सर आप इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे? हेलो साले आप कुछ बोल रहे हो, यहाँ पे शोर है, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मैं कह रही हूँ कि आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे इसकी? क्वेश्चन था कि जो वो हमारी वेसल में ब्लड क्लॉट बन गया, तो आपने बताया कि वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, तो वैसो डायलेशन भी होगी उधर, जैसे वो आपने PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन I2 आएगा, वैसो डायलेशन करवा देगा, तो जो थ्रोम्बोक्सिन A2 उधर वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, तो उधर वो दोनों एक ही साथ हो रही होंगी सर? थ्रोम्बोक्सिन A2 कंस्ट्रक्शन करवा रहा है सिर्फ वहां पे जहां डैमेज एरिया सर, आसपास जो PGI2 काम दिखा रहा है, तो उसका कोई रोल नहीं है थ्रोम्बोक्सिन A2 के साथ। कर लो PGI2 सिर्फ ओनली ये करेगा कि वैसो डायलेशन से हमारी ब्लड को आगे ज्यादा मजीद पहुंचाएगा, तो सर वो आगे तो ब्लड क्लॉट बना हुआ है, ब्लड क्लॉट के साथ थोड़ी सी जगह भी तो है जहां से ब्लड गुजर सकता है, ब्लड क्लॉट पूरी आर्टेरियोल को तो बंद नहीं कर देगा, उसको थोड़े से हिस्से को बंद, थ्रोम्बोक्सिन उसको बंद कर देगा, थ्रोम्बोक्सिन सिर्फ उस एरिया को जो ब्लीडिंग ब्लड आ रहा है ना, उस एरिया को उसको बंद कर, बिल्कुल उस एरिया मीन के उधर से कट लगा हुआ है, मैं समझ रहा था कि वो आगे ब्लड को लेके जाना वो, सॉरी सर। आप बुक से पढ़ें तो आपको समझ आएगा, फिर ना कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। प्रेशर को बढ़ना जरूरी है, लेकिन आगे जाने के लिए
बस बस बैठ जाओ फिर। नेक्स्ट सेशन। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ पे ग्रुप 2 के हैं तो वो अपनी अटेंडेंस एक पेज पे लगा लें। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दी वो एक पेज पे लगा लें, क्योंकि इनकी तो मैं इधर से लगा लूंगा आज। जिन्होंने असाइनमेंट जमा करवाई है उनकी अटेंडेंस तो ऑब्वियसली वहां से हो जाएगी। आप लोग मुझे बता दें आप लोगों की क्या अटेंडेंस है। हाँ, वाइवा सुबह 9 बजे होगा। मेरी बात सुन लीजिए, वाइवा सुबह 9 बजे आपको लिंक आ जाएगा, ठीक है। और 10-10 करके मैं पहले बता दूंगा कि कौन से 10 मैं नेम्स भेज दूंगा, सिर्फ वही 10 लिंक को ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट 10 ज्वाइन करेंगे, फिर मैं बताता जाऊंगा, नेम सेंड कर दूंगा कि ये 10 नेम्स लिंक को ज्वाइन कर लें। फिर नेक्स्ट 10 जब उन 10 का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 10 को मैं ग्रुप में भेज दूंगा लिंक, कि वो नेम्स भेज दूंगा कि अब ये 10 ज्वाइन करें, अब ये 10 ज्वाइन करें। इस तरह से वाइवा कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना होगा कि आप वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है। बाकी प्रोटोकॉल जो फाइनल वाले प्रोटोकॉल्स हैं वो बेशक नहीं भी फॉलो करते हैं हम, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें आपको 360 व्यू फलाना फलाना बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि इसमें आप सिर्फ कैमरा ऑन करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ वाइवा, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन 3 या 4 या 5 क्वेश्चंस करूंगा, इससे ज्यादा मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगा आपसे। और मैं उसी में असेस कर लूंगा कि आपने क्या किया। ये असाइनमेंट्स में इसलिए चाहता था, मुझे कल मैसेजेस भी आ रहे थे कि हम लेट जमा करूं, मैं इसलिए चाहता था मैं इसको आज चेक करूं और मैं देख लूंगा किस तरह क्या ग्रिप है, किस बच्चे की कितनी ग्रिप है। इसके मार्क्स आज लगा लूंगा, उन्हीं मार्क्स के ऊपर ही मैं क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करूंगा। मैं देख लूंगा कि बच्चे ने किस कैलिबर का लिखा है तो उसे किस कैलिबर के क्वेश्चंस में करूं। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं असाइनमेंट से एक दफा देख लूं कि आपने क्या मेहनत की है, किसने कॉपी पेस्ट किया, किसने दिमाग लड़ाने की कोशिश की। 1 मिनट में पता चल जाएगा। ऑब्वियसली जो लैंग्वेज यूज हुई भी होती है उससे आपको पता चल ही जाता है कि किताब छापी है या कुछ बात करने की कोशिश की है, ठीक है। अब आप लोग साइलेंट रहिएगा। ऑनलाइन कोई बच्चा कुछ बोलना चाह रहे थे, आप लोगों में से कोई बच्चा बोलना चाह रहा था क्योंकि शोर था तो बच्चा मैं सुन नहीं सका। जी बोलिए। सर मेरी बस थोड़ी मिस हो गई थी तो मैंने असाइनमेंट सबमिट करवानी है। मैं पीआरएस लैब में करवा सकती हूँ? मैंने यूनिवर्सिटी आना है। आपको आवाज आ रही है बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। आप यूं कीजिएगा कि आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। यहाँ आवाज नहीं आ रही, ठीक है। ओके सर। बुरा भला तो नहीं कह रही। जी बोलिए। जी क्या कह रही? हाँ हाँ, तो कह रहे हैं यूं करे कि 9:30 पे उसने अगर आना है ना तो मैं कह देता हूँ नीचे, वहां पे मेरा ऑफिस पूछ लें किसी से भी, हाँ। और वहां पे जो मेरी कंप्यूटर टेबल है ना, पूछ लीजिएगा नीचे अजहर, फारूक और महरोज होते हैं, 3 लोग होते हैं। अजहर या फारूक से या किसी से पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर वैस की कौन सी कंप्यूटर टेबल है। मेरी कंप्यूटर टेबल पे 2 मॉनिटर्स पड़े होंगे, आप ये याद रखिए। उस तरफ 3 रूम्स हैं ना जहाँ मेल फैकल्टी है। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, जिस तरफ मेल फैकल्टी बैठती है वहाँ पे 3 रूम्स है ना, उसके जो मिडिल रूम है, जो दरमियान वाला रूम है, जो अफनान के साथ वाला रूम है, उसमें सबसे पहली लेफ्ट पे जो टेबल है वो मेरी, मेरे ख्याल से नाम उस पर नहीं लिखा हुआ। बस आप ये देख लीजिएगा उसमें 2 मॉनिटर्स पड़े होंगे और उस पर ऑलरेडी मैं ये असाइनमेंट्स वहां रख दूंगा, क्योंकि अभी मैं 2 बजे आके मैंने यहीं बैठ के सारी चेक करनी है। आप 2 से 4 बजे तक भी मुझे भेज सकते हैं, 2 से 4 बजे तक भी इधर आके मुझे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। जो 9:30 आ रही है उन्हें वो वहां पे रख देंगे, ठीक है, वहां से कोई नहीं उठाता। चलिए ठीक है जी, क्लास एंड हो गई है। जो ऑनलाइन बच्चे हैं